ऑक्सीजन संख्या या ऑक्सीजन अवस्था। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि SO क्यों बनता है, SO2 क्यों बनता है, SO3 क्यों बनता है, SO4 क्यों बनता है। हाँ भाई, हाँ भाई आबिद, सोडियम, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ। सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है यार। H2S बनेगा, क्यों घबरा रहे हो, H2S ही बनेगा। सल्फर पे कितना आवेश होगा, कितनी संयोजकता होगी एक तरीके से इसकी? 2 माइनस या प्लस, माइनस प्लस क्या, -2, ठीक हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या सर इस पर संयोजकता कितनी होगी सल्फर की? देखो सर, इस पर माइनस होता है, 2 से गुणा करके -4, तो इसका मतलब सामने में +4। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, ये भी गैस होती है, इस पर +6। तो देखो जादू हो रहा है नहीं हो रहा है, -2 +4 +6 ये +2 भी होता है, इस पर -2 ये +2। एक ही तत्व अलग अलग प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, समझ गए। ये बात पहली बार नहीं बता रहा हूँ मैं, इससे जस्ट पहले हमने फास्फोरस में नाइट्रोजन में बताई थी कि नाइट्रोजन अलग अलग प्रकार के यौगिक क्यों बना लेता है, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा, ऐसे ही सल्फर क्यों बना लेता है, और कब प्लस बना देता है, कब माइनस बना देता है। आज और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास फर्स्ट यौगिक था, अब हम बीच में आ गए, तो हम पीछे वालों से भी तुलना कर सकते हैं, आगे वालों से भी कर सकते हैं। उस टाइम हमारे पास पीछे के तत्व नहीं थे तुलना करने के लिए, अब हम नाइट्रोजन से भी तुलना कर सकते हैं, इससे आगे फ्लोरीन उससे भी कर सकते हैं। ये उस टाइम नाइट्रोजन से पीछे को तुलना करने के लिए हमारे पास तत्व कार्बन नहीं था, कार्बन इतने वाले यौगिक बनाता नहीं है, उसकी एक ही संयोजकता रहती है 4। लेकिन अब नाइट्रोजन भी है, अब हमारे पास फास्फोरस भी है, अब हम हल्के से भी तुलना कर सकते हैं, हम भारी से भी कर सकते हैं, हम ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से, चारों से तुलना कर लेंगे अब हम। इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो कमाल की बात ये होती है, बहुत बार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार अभी जैसे सोडियम के साथ सल्फर आ गया या हाइड्रोजन के साथ सल्फर आ गया तो यहाँ -10 आ रहा है, -2, और अभी इसके साथ आ गया तो यहाँ +4 दर्शा देता है, और SO3 बन गया तो अभी +6 दर्शा देता है। यार कब कब दर्शाएगा पता ही नहीं चलता है। एक ही यौगिक अलग अलग तरीके के यौगिक बनाता है, मतलब एक ही तत्व अलग अलग तरीके के तत्व बनाता रहता है। किससे पूछो कि भाई इसमें ये बंद क्यों बना रहा है, या इसने यौगिक क्यों बना रहा है, या सल्फर के साथ 2 ही क्यों आ रहे हैं, या सल्फर के साथ 3 ही क्यों आ रहे हैं, तो कोई भी टीचर जिससे भी तुम पूछोगे वो सीधा ही कहेगा संयोजकता इतनी होती है इसलिए इतना आ रहे हैं, सब खुश हो जाते हैं। फिर भी मैंने पहले बताया था कि अभिक्रिया जो होती है वो संयोजकता से नहीं होती है, किस चीज़ से होती है, ऑक्सीजन संख्याओं से अभिक्रिया चलती है। और जब ऑक्सीजन संख्याओं से अभिक्रिया चलती है तो ऑक्सीजन संख्या किस चीज़ से डिसाइड होती है, वो होती है अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। और अंतिम कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो पहले से जोड़ा बनाए हुए होते हैं वो तो क्रिया करते नहीं है, जो अकेले होते हैं वो क्रिया करते हैं। अगर जोड़ा बने बनाओगे तुम छेड़ोगे तो उन्हें गर्म करके उनके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं हमें, वही चीज़ हम देखने वाले हैं। सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, बाकी नीचे के तत्व की कोई जरूरत है नहीं। वैसे जो ये सल्फर व्यवहार करेगा बाकी भी सब ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो 8 है 1s2 2s2 और 2p4। थोड़े गैप से बनाए मैंने ताकि तुम लोगों को पहचान रहे। 1s2, अब थोड़ी देर बोलना मत जना, 1s2 2s2 2p6 4s2 और 4p4। हम इसकी अंतिम कक्षा देखते हैं, कौन सी होगी अंतिम कक्षा इसकी? अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 नजर आ रहे हैं क्या किसी को? अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा कक्षा देखी जाती है, हमें ये पूछता कि अंतिम उपकक्ष में कितने, तो ये बताते हैं, या अंतिम ऑर्बिटल बताते हैं, तो ये होता। हम अंतिम कक्षा पूछ रहे थे क्योंकि जब भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना कि उप कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो जी हाँ जी, अब इतने बुरे दिन आ गए क्या हमारे? 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6, अरे 3s2 इनकी जरूरत नहीं। तो हमें पीछे वालों से सुनो सर,
हमें पीछे वाले से कोई मतलब ही नहीं होता, हमें इनसे मतलब है। इसलिए ये देखो मैंने लास्ट वाले लेके मुझे काम की चीज़ बतानी होती है। पीछे वाले तो ना बिक्री में भाग ले रहे ना किसी से कुछ कह रहे हैं। अब हाँ जी, तो आगे वालों हमें लास्ट वाली कक्षा देना कि इसलिए मैंने लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक तुमसे पूछे, ये आगे, क्योंकि मुझे बताना कुछ और है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम ध्यान नहीं दे रहे। कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जैसे 4 हैं तो एक खाने में कितने आ जाते हैं? 2। हम ऐसा ना भर देना है। पहले सिंगल भरे जाएंगे, हुंड का नियम गलत हो जाएगा इतने। तो हमारे पास ये अब सुन भी लो एक मिनट। हमेशा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या तो अपनी कक्षा पूरी करना चाहता है, हमेशा फुल भरना चाहते हैं, और फुल भरने का मतलब होता है कि अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं अंतिम कक्षा में। अब इसकी बात करें हम, वन एस 2 2s2 2p6 से 3s2 3p4। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ये, ठीक है जी। डी है इसमें, डी है और वो खाली पड़ा है। अब देखो इधर जरा होता क्या है, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन की बात करते हैं। दरअसल ऑक्सीजन की जब बात करते हैं ना तो एक बात याद रखना, अभिक्रिया में प्लस माइनस जो होता है ना वो विद्युत ऋणात्मकता से होता है, विद्युत ऋणात्मकता से। बड़ी सही से बात है, याद रखना। अभिक्रिया में जितने भी प्लस माइनस होते हैं वो विद्युत ऋणात्मकता के कारण होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो इधर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऊपर ऊपर वाले तत्व मैंने दिखा दिए पी ब्लॉक में। एक लास्ट वाला नियोन रह गया, वो अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है। अब ओए या तो चुप कर बैठो ना बाहर निकल जाओ। ये है। अब इसमें होता क्या है कि अब इनमें अगर जो आपस में ये क्रिया करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई आपस में रोक टोक नहीं। अब कोई कहे कि यार जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस दर्शाता है और ये भी प्लस दर्शाता है, +5 भी दर्शा देता है नाइट्रोजन, तो यार ये भी प्लस दर्शाता है, ये भी प्लस दर्शाता है, जबकि नियम तुमने ये बताया कि प्लस प्लस वाले क्रिया करते नहीं है। समझ गए? ये तो पता है। लेकिन अब ये वाली बात झूठ हो गई, मैं नहीं बताई थी कि प्लस प्लस वाले क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये वाली बात अब गलत हो जाती है। अब सागर को याद रखना कि प्लस प्लस भी क्रिया कर जाते हैं, माइनस माइनस वाले भी क्रिया कर जाएंगे। अब उसमें डिपेंड ये करेगा कि जब प्लस प्लस वाले आपस में क्रिया करेंगे तो उसमें प्लस कौन बनेगा, माइनस कौन बनेगा। तो याद रखना, इधर से इधर की ओर जाने पर जितने भी इधर से इधर को जाएंगे सब ऋणात्मक होते चले जाते हैं। इधर जितनी धातु होती है वो प्लस, और प्लस से इधर की ओर जितने भी चले जाएंगे सब ऋणात्मक होते चले जाएंगे। ऋणात्मक होने का मतलब है अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। इन दोनों में तुलना करें तो ये धनात्मक बनेगा, ये ऋणात्मक बनेगा, इसलिए साइनाइड बन जाता है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो नाइट्रोजन प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, इसलिए NO2 NO3 ऐसे बन जाते हैं, ये प्लस रहेगा, ये माइनस। अगर हम O और F की क्रिया करें तो ऑक्सीजन प्लस दर्शाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब इससे आगे नियोन होता है तो अब कुछ नहीं बचा, ये तो होता ही नहीं है नियोन। तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जो बचा है वो ये बचा है। इसके सामने जो भी तत्व आएगा, इसके सामने जो भी तत्व आएगा ये हमेशा ऋणात्मक रहेगा, दूसरे वाले को प्लस कर देगा। इसके साथ कुछ भी ले आओ, ये कभी नहीं, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा कोई ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मकता किसी की सबसे ज्यादा है तो वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन से ज्यादा किसी की विद्युत ऋणात्मकता नहीं है। अगर इसके साथ तुम कोई भी तत्व डाल दो, तुम नाइट्रोजन डाल दो इसके सामने, तो आंख बंद करके सोच लेना कि फ्लोरीन आया है, फ्लोरीन खुद माइनस दर्शाएगा और सामने वाले को उतनी प्लस कर देगा। समझ गए? अगर कोई कहे यार आपस में तुलना करके दिखाइए हम इसकी और इसकी क्रिया करें तो और भी अच्छी बात है। ये तो बहुत ज्यादा ऋणात्मक हो गया, ये बहुत ज्यादा प्लस हो गया, इन दोनों में तो बहुत अंतर चलेगा। तो बोरोन उस टाइम पे प्लस हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा, और F तो हमेशा माइनस ही रहेगा। अब नीचे वाले में आ जाओ। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, इसके नीचे सल्फर होता है, इसके नीचे फास्फोरस होता है, इसके नीचे SI होता है, इसके नीचे एल्यूमिनियम होता है। अब ऊपर से नीचे जाने पर भी विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऊपर वाला ऋणात्मक होगा, नीचे वाला नीचे जितने जाएंगे वो सब धनात्मक होगा। अब कोई कहे यार ये आपस में क्रिया कर सकते हैं, बिल्कुल कर जाएंगे, दोनों माइनस माइनस दर्शाते हैं। सुनकर पहली बार तुम्हें अजीब लगेगा, जिसने भी पहले से अभिक्रिया थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि भाई फ्लोरीन पे कितना होता है माइनस, क्लोरीन पे कितना होता है माइनस, है ना, ये ब्रोमीन पे कितना होता है माइनस। आपस में क्रिया कर देंगे तो तुम लड़ मर जाओगे, शर्त भी लगा लोगे, सब कुछ कर लोगे कि यार ये आपस में क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं। करते हैं
इसमें क्लोरीन जो होगा वो प्लस बन जाएगा और फ्लोरीन माइनस बन जाएगा। या ब्रोमीन की इसकी क्या कराएंगे, नीचे जैसे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन की फ्लोरीन की क्रिया कराएंगे, कर जाएगा। ब्रोमीन की क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, ये भी कर जाएगा। अब उसमें नीचे वाला हमेशा प्लस बनेगा, ऊपर वाला माइनस बनेगा, समझ गए? क्योंकि नीचे वाले की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। जब विद्युत ऋणात्मकता कम होती है तो इसका मतलब धनात्मकता ज्यादा होती है, तो नीचे वाला हमेशा धनात्मक बनेगा, ऊपर वाला ऋणात्मक बनेगा। ऐसे पीछे वाला धनात्मक बनेगा और आगे वाला ऋणात्मक बनेगा। तो हमेशा ऊपर वाला जितने भी कोई से भी एक तत्व से जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा और जस्ट नीचे वाला जो होगा वो धनात्मक होगा। इस ट्रिक को तुम हमेशा अक्षों से याद रख सकते हो कि अक्षों के उल्टे होते हैं। अक्षों के उल्टे कि इधर से इधर को जितने आएंगे तो धनात्मक होता था ये, लेकिन विद्युत इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में ये ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होगा। ऊपर को जाने पे क्या होता था, प्लस, अब इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। किसी भी तत्व को देख लो। अब कोई कहे यार हम इसे देखना चाह रहे हैं फास्फोरस को, तो यहीं अक्ष खींच दो, यहीं अक्ष खींच दो। तो अब इससे जस्ट पीछे वाला जो होगा वो प्लस होगा, जस्ट आगे वाला माइनस होगा, जस्ट ऊपर वाला माइनस होगा, जस्ट नीचे वाला प्लस होगा। समझ गए? ये दुनिया की वो बात है जो किसी किताब में नहीं होती है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह ये पिटारे में डालकर तब जाके वाली बात निकाली जाती है कि ये कहीं नहीं है। और ये बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को, उनके ऑक्सीजन संख्या को, संयोजकता को मिलाकर ये बात बनाई गई है और ये उसकी ट्रिक है। समझ गए? तो कभी भी अब से आगे को ये इतना बेस है कि इससे नीचे कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। अब ये सबसे नीचे की जड़ है। अब किसी से भी तुम ये बहस नहीं कर सकते कि भाई साहब रासायनिक अभिक्रियाओं में माइनस माइनस क्रिया नहीं कर सकते, कर सकते हैं। प्लस प्लस वाले भी आपस में क्रिया कर सकते हैं, धनात्मक धनात्मक आपस में क्रिया कर सकते हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक कर सकते हैं, और धनात्मक ऋणात्मक तो करते ही हैं, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। ये हो गया। अब धनात्मक ऋणात्मक क्रिया तो कर जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, कर जाएगा। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन कर जाएगा, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन। अब तुम्हें सल्फर में यहाँ देखना क्या, सल्फर पे प्लस दर्शाएगा माइनस दर्शाएगा। तो याद रखना सल्फर अपने आप में प्लस माइनस नहीं दर्शाता जब तक सामने वाली पार्टी को ना देख ले कौन आया मुझसे क्रिया करने के लिए। सल्फर अगर फास्फोरस के साथ क्रिया करना आ गया तो अब सल्फर देखेगा, यहां से अक्ष खींच दो, सल्फर देखेगा अच्छा फास्फोरस क्रिया करना आया, कर जाएगा। तो उस टाइम पर सल्फर जो होगा वो ऋणात्मक होगा, फास्फोरस प्लस होगा। फास्फोरस पीछे। अब कोई कहे यार सल्फर जो है वो हम क्लोरीन से क्रिया कराना चाह रहे हैं, समझ गए? तो सल्फर उस टाइम पर अभी सल्फर क्या हो गया था, माइनस। अभी क्या होगा, अब ये सल्फर जो होगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इधर इसी लाइन में जो तुम चलोगे ना, इसी लाइन में चलोगे तो सारी धातुएं इसी लाइन में आ जाती हैं। धातु का मतलब ये कॉपर, जिंक, ये सब जितने भी होते हैं, सोडियम वोडियम वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। अब सोचो सोडियम यहां बैठा है और सीधा जाकर सल्फर से क्रिया करेगा। अब दिमाग में हमारे यार पता ना किस पे क्या आवेश आएगा, तो अब तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा महाधनात्मक हो गया, ये तो बहुत पीछे आ गया। तो सोडियम प्लस दर्शाएगा, ये माइनस दर्शाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है यार एल्युमिनियम इससे क्रिया कर जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा फिर? जाहिर सी बात है जब एल्युमिनियम के साथ क्रिया करेगा, एल्युमिनियम तो पीछे है इससे, जब पीछे है इस दिशा में है तो अक्षों के तो विपरीत होता है, तो एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम प्लस होगा और नाइट्रोजन माइनस होगा। अब इसकी दिक्कत नहीं होती है, इस पे प्लस होता है तो ये भी अपना माइनस तैयार रखता है। अभी नाइट्रोजन ने माइनस दर्शाया, अभी नाइट्रोजन प्लस भी दर्शाएगा। क्यों? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से क्रिया करा दो तो नाइट्रोजन प्लस बन जाएगा। तो एक ही तत्व प्लस भी दर्शा सकता है, माइनस भी दर्शा सकता है। अपने से पीछे वाले से भी क्रिया करेगा, अपने से आगे वाले से भी क्रिया करेगा, अपने से नीचे वाले से भी क्रिया करेगा, अपने से ऊपर वाले से भी करेगा। सारे की सारी केमिस्ट्री आवर्त सारणी पे चलती है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आवर्त सारणी पे चलती है। जिसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभिक्रियाएं अंगुलियों पे चलती हैं उसकी, अंगुलियों पे। वो पता नहीं 10-15 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के नीट में या जेई में इसी बेस पे हो जाते हैं, हिसाब किताब लगा के इसी पे ही। और ये तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात होती है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा तुम्हारा ऑक्सीजन अवस्था से पता चल जाता है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम माइनस दर्शा सकता है, कितने मैक्सिमम प्लस दर्शा सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि कितने मैक्सिमम माइनस दर्शा सकता है, कितने मैक्सिमम प्लस दर्शा सकता है। अब बात आती है यहाँ की, ऑक्सीजन को जरा ध्यान से देखो। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में मतलब खाली कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकता है? तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये मत सोचना कि ऑक्सीजन 1 नहीं ले सकता, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, लेकिन वो कुछ विशेष यौगिक होते हैं, उन्हें कहते हैं हम परोक्साइड H2O2।
तो परोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था -1 होती है, अगर किसी को पता हो तो ये अलग से नोट करके भी लिखवा देते हैं जब उसमें ऑक्सीजन अवस्था करवाते हैं। अब किसी भी बड़े से बड़े शोरमा से तुम ये पूछोगे भाई साहब ऑक्सीजन की -1 क्यों होती है, तो उस क्यों के आगे उसकी टों हो जाती है भाई साहब, वो ये नहीं बता पाएगा कि क्यों होती है। कारण आंसर उसका ये है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी जगह है। जब 1 आ सकता है तो कुछ विशेष परिस्थिति होती है और वो परोक्साइडों में होती है परिस्थिति, मतलब पहचान के लिए। परोक्साइडों में परिस्थिति नहीं होती है। दरअसल ऐसा है कि भाई जैसे कोई भी रंग बना होगा तो पहली बार जब रंग बना होगा तो उसका कोई ना कोई नाम रखा गया होगा कि भाई ये कलर जो है आज से नीला कहेंगे। तो ऐसे ही जब इसने -1 दर्शाया होगा तो -1 वाले जितने यौगिक दर्शाएगा तो उसका ना ऑक्साइड तो था, तो यार इसका कोई ना कोई नाम रखो, है ना, तो यार पर लगा दो। फिर क्या हो जाएगा कि इससे आगे को जितने भी होंगे परोक्साइड होंगे, तो एक पहचान बन गई कि जैसे ही कोई परोक्साइड बोलेगा तो पढ़ा लिखा आदमी फट से समझ जाएगा जब परोक्साइड बोला है ऑक्सीजन उसमें -1 लिया गया, इसलिए परोक्साइड बोला था, वरना ऑक्सीजन तो ऑक्साइड ही रहता। अब जहां ऑक्साइड आ जाएगा अब तुम आग बंद करने की जरूरत है, वो तुम्हें बिना सोचे समझे तुम्हें पता है जब ऑक्साइड आया है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे इसने। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, -1 भी दर्शा देगा। ऑक्सीजन 2 भी कर सकता है, -2 दर्शा देगा। और 99.9% ये दर्शाता है। 1% चांस होते हैं कि परोक्साइड बनाते हैं, समझ गए, ये होते हैं। अब कोई कहे यार -3 भी दर्शा देगा, जगह ही नहीं है, कहां से दर्शाएगा? तो इसका मतलब ऑक्सीजन कभी भी 3 नहीं दर्शा सकता, हिम्मत ही नहीं है, जगह ही नहीं है, कहां को आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो खत्म कहानी। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था ये होती है -1 -2, ठीक है जी। अब बात आ जाती है सल्फर की, ऑक्सीजन। अब कोई कहे, हाँ एक और बात सुन लो, कोई कहे कि भाई ऑक्सीजन चलो यहाँ 2 तो ले सकता था, लेकिन अब ये त्याग भी तो सकता है, त्याग सकता है। अब त्याग करने की बात तब आती है कि ऑक्सीजन अगर जो त्याग सकता है तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कितने वो कर सकता है। तो याद रखना दुनिया में सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है F, ये भी बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा होता है F से जस्ट पीछे होता है ऑक्सीजन, इसका 4 विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो इसकी 3.8 के आसपास ही होती है। अब समस्या ये है, बार बार मैं तुमसे ये कह देता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, हर किसी को पता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या कहते हैं वो उसमें माइनस चार्ज आ गया होगा। फिर हम कहते थे भाई इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो उस पर प्लस चार्ज आता। कितनी आसान बात लग रही है, लेकिन समस्या ये है जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा तो वो उसे संभालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए बैठा कौन है, समझ रहे हो? जब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो उसे त्यागने के लिए सामने वाला को ग्रहण करने वाला भी तो बैठा हो, ऐसा थोड़ा इलेक्ट्रॉन के रास्ते में फेंक देगा। तो अब तुम सोचो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने त्यागना चाह रहा है, यानी कि ऑक्सीजन प्लस दर्शाना चाह रहा है, उसका दिल कर रहा है कि भाई मैं प्लस दर्शाऊं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन त्यागूं, या +1 दर्शा दूं या +2 दर्शा दूं। समस्या यह है कि इसकी टक्कर वाला कोई दूसरा है नहीं, अब सिर्फ एक बचा है, कौन? फ्लोरीन। तो भाई फ्लोरीन को दे सकता है। फ्लोरीन की हिम्मत यह है कि फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में ऑलरेडी 7 होते हैं, अंतिम कक्षा में फ्लोरीन में जितने भी हेलोजन होते हैं उनमें 7 होते हैं, तो अंतिम कक्षा में 7 होते हैं। तो ये कहता है फ्लोरीन कि भैया अगर जो हमें देना तो हम ही ले सकते हैं, तुम्हारा बस 1 इलेक्ट्रॉन, पूरी हमारे सारणी में 118 तत्वों में किसी में जान नहीं है जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन संभाल सके, हम ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये भाई साहब हमारे पास भी 1 की गुंजाइश है, क्योंकि 7 ऑलरेडी पहले से 1 ले सकते हैं, बस हम 1 ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन +1 भी दर्शा देता है, लेकिन बस OF2 के साथ में, OF2 के साथ, मतलब जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, फिर जब ये जाता तो ये भी खाली है, ये भी जाएगा। जब ये जाएगा तो फिर 2 फ्लोरीन आते हैं, एक ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो ऑक्सीजन +2 दर्शा सकता है। और दुनिया में बस एक ही यौगिक है जिसके साथ +2 दर्शाता है, वो है OF2। इसके अलावा कोई इससे इतना बड़ा वाला है नहीं, क्योंकि अपने आप में दूसरे नंबर का यही है। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कोई नहीं संभाल सकता, फ्लोरीन हमेशा छीनता ही है दूसरों से। फ्लोरीन कभी भी अपने प्लस नहीं दर्शा सकता, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा कोई है नहीं। अगर फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहे तो सामने कोई है नहीं जो उसका इलेक्ट्रॉन संभाले। तो फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है, अपने ये जो फ्लोरीन जो होता है वो अपना अपने सिर्फ ग्रहण कर सकता है, वो भी -1। क्यों? क्योंकि 7 तो इस पर ऑलरेडी है, 1 किसी से ले लेगा, 8 कर लेता है। तो फ्लोरीन पर हमेशा 1 होता है। जब अभी हेलोजन के गुण पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे कि फ्लोरीन पे 1 ही क्यों होता है, वो जब उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो याद रखना ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था -1 -2 हो सकती है, +2 हो सकती है, वो भी दुनिया में एक ही यौगिक है। 60-65 लाख यौगिक बन चुके हैं अब तक, उनमें से केवल 1 यौगिक है जहां
ऑक्सीजन +2 दर्शा देता है, इसके अलावा ऑक्सीजन कभी प्लस दर्शाता ही नहीं है। क्यों नहीं दर्शाता है? क्योंकि कोई सामने वाला इलेक्ट्रॉन उसके लेने के लिए तैयार ही नहीं है ना। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही इतने विद्युत ऋणात्मक है, समझ गए जी। हाँ, तो ऑक्सीजन के तो चलो एक बार को प्लस में ले लेते हैं, फ्लोरीन के तो वो भी नहीं लेता कोई, क्योंकि फ्लोरीन तो खुद सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। फ्लोरीन दूसरों के छीन लेता है, अपने नहीं दे सकता किसी को भी। ये हो गया। अब आ जाओ, देखो इधर, अब आ जाओ सल्फर पर। सल्फर पर तो सल्फर की बात आती है। अब सल्फर की जब बात आती है तो सल्फर की बात आने में क्या कर सकता है सल्फर, कि भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जब बात आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर कितनी दर्शा सकता है? सल्फर -2 दर्शा सकता है। अब कोई कहेगा यार एक एक करके दर्शा देना -1, तो दरअसल लगभग लगभग समान होती है। जब एक में आता है तो दूसरे में वो उसी वक्त आता है, तो इसलिए -2 एक साथ करता है। तो जी अब सुनो इधर, अब बात कर लेते हैं, अरे थोड़ा सा रह गया, देख लो इधर। अब बात कर लेते हैं सल्फर की। तो सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ना लेता तो क्या कर सकता था? कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा सा, कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता तो फिर ये त्यागेगा। अब त्यागेगा तो त्यागने के लिए कोई है संभालने वाला जो इसके इलेक्ट्रॉन संभाले? तो भाई साहब बहुत है। सल्फर के खुद ही ऊपर वाला ऑक्सीजन ही संभाल लेगा सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरीन भी संभाल लेगा, क्लोरीन भी संभाल लेगा, पीछे वाले नहीं ले सकते, समझ रहे हो। सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन त्यागने के लिए संभालने के लिए हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो याद रखना, सल्फर अगर जो यौगिक बनाएगा प्लस वाले, तो या तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, या फ्लोरीन के साथ बनाएगा, या क्लोरीन के साथ बनाएगा। नाइट्रोजन के साथ कभी सल्फर प्लस नहीं दर्शा सकता। बहुत भयंकर बात बता रहा हूँ तुम्हें, कि अगर यौगिक बनाएगा तो सल्फर प्लस वाले इन्हीं के साथ बनाएगा, माइनस वाले तो सल्फर ये है और इससे पीछे वाले जो है सबसे क्रिया कर जाएगा, सल्फर सबसे क्रिया कर जाएगा और अपने आप माइनस रहेगा, बाकी सबको प्लस बनाता रहेगा। इससे भी कर जाएगा, इससे भी सबसे क्रिया कर जाएगा। और धातुओं से तो सबसे करता है, जैसे तुमने देखा होगा सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम के सल्फाइड, ऐसा किसी के साथ भी बना देगा। लेकिन जब कैल्शियम सल्फाइड बना रहा होगा ना, तो उस टाइम पर ये माइनस होगा। और एक और काम की बात सुनो, कि अगर सल्फर प्लस दर्शाएगा ना तो सल्फर नाम बोला जाता है, और अगर जो माइनस दर्शाएगा तो सल्फाइड बोला जाता है। बना कितने हजारों नाम बना सकते हैं इन दो ट्रिक से। अगर प्लस दर्शाएगा तो सल्फर बोला जाएगा, और अगर जो माइनस दर्शाएगा तो सल्फाइड बोला जाएगा। पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता है, वरना नॉर्मल सल्फर। तो अब देखो क्या कर सकता है ये, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो संभालने के लिए बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, समझिए जी, सारे त्याग सकता है। कैसे? सबसे पहले तो 2 त्याग देगा, 2 त्याग दिए, कितना आवेश आ जाएगा? ये वाले भी त्याग दिए, कितना आ जाएगा? +4। ये भी त्याग दिए, और अब नहीं त्याग सकता, तो ये सल्फर यौगिक बना सकता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि इस समूह में ऑक्सीजन -1 +1, ये -1 और -2, और ब्रैकेट में लिख देना +2, ऐसा लिखना +2 केवल OF2 में, इतना लिख देना ब्रैकेट में। क्या लिखेंगे कि इस समूह में ऑक्सीजन -1 -2 और +2 केवल OF2 में ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, जबकि इस समूह के अन्य तत्व, इस समूह के अन्य तत्व -2 +2 +4 +6 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, समझ गए जी। इस समूह का अन्य तत्व मतलब जो कि S, TO, PO ये बचे थे, ये सब दर्शा सकते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई नहीं है ना, तो ये ऑक्सीजन कैसे थे। और एक और बताऊं, क्लोरीन तो इतने यौगिक नहीं बनाता है। अगर पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा यौगिक किसके ना, तो वो ऑक्सीजन ही बनाता है। शायद थोड़ा सा हल्का फुल्का एक दो उनका डाउट है, या तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है या ऑक्सीजन बनाता है। मेरे हिसाब से ऑक्सीजन शायद सबसे ज़्यादा बनाता है। पूरी आवर्त सारणी में जो लाखों करोड़ों यौगिक बना सकता है, लाखों यौगिक बना सकता है, वो ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद से भी क्रिया कर जाता है। O की O से क्रिया करा कर O2 बना देता है, खुद से भी क्रिया कर जाता है ऑक्सीजन। तो ये सब है ना, जो काम की चीज़ें हैं, तुम्हारे मतलब की जो चीज़ें वो कहीं अलग को डाल लेना, और बाकी हिंदी लिखेंगे इसकी। हाँ ऐसा है, सुनो इधर,
इससे तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन इसकी हिंदी लिख देंगे जो 2 लाइनों की हमारी इसके लिए लिखी है। लिखने के लिए सिर्फ 2 लाइनें थी, समझाने के लिए 1 घंटा भी कम है इसके लिए, और पूरा दिन काफ़ी है, क्योंकि यौगिक बनाने स्टार्ट करते ना तो बहुत बनते हैं, लेकिन पहले इसके ऐसे नहीं, थोड़ा जरूरत पड़ने पर बताते हैं। हेडिंग डाला हुआ होगा पहले से ही। इसमें लिखेंगे इस समूह में ऑक्सीजन, इस समूह में ऑक्सीजन -1 कोमा -2 -1 -2 तथा +2 केवल OF2 +2 केवल OF2 में ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। पेरोक्साइड तो वो होगा, ये तो ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो क्या बोला था, दर्शाता है जबकि इस समूह के अन्य तत्व, ये इस समूह के अन्य तत्व ये लिख देना, ये -2 +2 +4 +6, ये ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इस बात परमाणु त्रिज्या लिख देंगे हेडिंग, वो कल होगा। इसमें से देख लो काम की चीज़ जो तुम्हारी है, बाकी यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे, हाँ मिल जाएगी, शाम को डाल दूंगा कैट अकेडमी पर, यूट्यूब चैनल पर, ये वाली डाल दूंगा आज वाली। इतना टाइम